बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एहतसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मोहसिन नकवी की अब्बास अराग़ची से मुलाकात के हवाले से। ईरान अमेरिका जंग के ख़ात्मे के लिए जो मुसवदे हैं उस पर तफसीली बातचीत हो रही है अमरीकी अवान नुमाइंदगान में। सदर ट्रंप के ईरान से मुतालिक जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद पर वोटिंग मौखर कर दी गई है। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ ईरानी अहदेदार कहते हैं कि अमेरिका के साथ ताहाल कोई मुआहिदा तय नहीं पाया। अब नए हुर्मस की हम बात करेंगे और साथ ही साथ जब हम नेशनल अफेयर्स पे आएंगे तो उस पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में खारजी सुरगना समेत 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमानों में डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, माहिर आलमी अमूर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया। मियां सनाउल्लाह साहब साबिक सफ़ीर हमारा साथ दे रहे हैं। मियां साहब आपका शुक्रिया। वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनका शुक्रिया। सर आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मियां सनाउल्लाह साहब, मैं सर आपसे सवाल करना चाहूँगा कि मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, किस तनाजुर में देख रहे हैं? पाकिस्तान का किरदार, हमारी तरफ से बार बार कोशिशें, मुलाकातें जारी हैं, कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है? मेरे ख्याल में तो जो खबरें निकल रही हैं जी और ख़ास तौर पे अमेरिकन है ना जो कॉलमिस्ट लिख रहे हैं और वो रेफरेंस अपना दे रहे हैं जेरूसलम से निकली हुई है ना खबरों का, और उनके हवाले से जो बातचीत चल रही है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, कंस्ट्रक्टिवनेस नज़र आ रही है आपको। कई हमारे है ना सालसी जो इस वक्त है ना इन पर्सन वहाँ मौजूद हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। और फिर तजावीज़ दोनों साइड से, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के साथ साथ डायरेक्ट भी वहाँ बातचीत जारी है। इसलिए अब तो बातें यहाँ तक पहुँच गई हैं। कल तक तो ख़तरनाक दौर में थी कि ना वो भी चल रही थी, एस्कलेशन भी, और साथ साथ डिप्लोमेसी भी चल रही थी, और फिर दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं थे। अब जो कॉलमिस्ट के जरिए से खबरें हम तक पहुंची हैं, क्योंकि वही एक वाज़ जरिया है, उसमें तो ये है कि जी नतीजा खेज तो हतमी तो नहीं कहना चाहिए, उस तरफ बढ़ रही है। आउटलाइंस कोई एग्री हो रही हैं और उसमें ना 30 डेज की ना सीज फायर की बातचीत हो रही है। और फिर वो क्या उसका नाम है, हुर्मुज़ स्ट्रेट के मैनेजमेंट के सिलसिले में कोई बातचीत चल रही है। और फिर ये हालात अगर ऐसे हैं तो फिर थोड़ी सी सुकून आएगा। लेकिन अगर ये हो भी जाता है और फिर भी मेरा नहीं ख्याल खिता स्टेबल रहेगा अगर हुर्मुज़ स्ट्रेट की मैनेजमेंट अगर उनके हाथों में ईरान के हाथों में जाती है, और जो उन्होंने ट्रांजिट है ना एग्रीमेंट कर रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज, उसके बारे में भी हवाला आ रहा है कि इराक कर रहा है, साउथ कोरिया कर रहा है, इस तरह एक दो और टर्की कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो करके, तो अगर इस तरह का निज़ाम बन जाता है तो फिर भी ये स्टेबल नहीं होगा, और जो सप्लाई लाइन्स है हमेशा अंडर थ्रेट रहेंगी। तो ये एक सिस्टम जब तक नहीं बनता और प्री ना वॉर से पहले वाली सिचुएशन के पास नहीं हम पहुंच पाते, तो इस खत्ते में पहले बहुत चेंजेस आ चुकी हैं। जो चेंजेस आ गई हैं वो कुछ स्टेबलाइज हो जाएंगी और परमानेंट हो जाएंगी, कुछ इम्परमानेंट रहेंगी, और वो प्रॉब्लम हमारे लिए जारी ही रहेगा। ये छोटी सी एक है, अदरवाइज तो पॉजिटिव की तरफ। और मोहसिन नकवी मेरे ख्याल में कोई मैजिक करना चला रहे हैं अपना, कोई तवीज़ धागा लेके गए हैं जिसकी वजह से कुछ उसका असर हो रहा है। बिल्कुल सही है सर, तावीज़ धागे यहाँ पे भी चल रहे हैं, चलें ये भी ठीक है। अच्छा, मैं एडमिरल साहब आपसे जानना चाहूँगा सर, ये बताइएगा ईरान जब कहता है कि तमाम महाजों पर जंग के खात्मे की बात करता है, तो क्या उसमें किस हद तक लबनान की, किस हद तक गज़ा की, किस हद तक शाम की बात हो सकती है? जी, अस्सलाम वालेकुम सामा साहब, और मियां सनाउल्लाह साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल मुनव्वर साहब ऑनलाइन नहीं आए जी। तो बहरहाल मैं बात आगे चलाता हूँ। मियां सनाउल्लाह साहब ने जो बात की, मैं एग्री करता हूँ कि इसमें अभी तक के जो रीड आ रही है उसके हवाले से पहली बात तो ये है कि इस मायदे के अंदर दो चीज़ों को देखना बड़ा ज़रूरी है। एक है तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो ईरान के हैं, और दूसरा है जो अमेरिका की तरफ से भी कुछ एश्योरेंसेस हैं। तो वो बेसिकली इन दो के दरमियान में ये मायदे के ऊपर जो बैलेंसिंग हो रही है, ये इस वक्त हम देख रहे हैं। और उसमें जैसे सनाउल्लाह साहब ने फरमाया अपनी गुफ्तगू के एंड में
कि इसमें अभी जो कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर की बात है उसके अंदर जो मामला है इजराइल वाला, वो इसमें अभी जेर बहस नहीं आया और ना ही उसके ऊपर कोई हमें इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि ये ऐसा होने चला है। तो अगर ये ऐसा नहीं हुआ और ये एक मायदा होता है जो कि उसके बाला बाला होता है, तो फिर इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसमें वो बीज रह जाएंगे जो इसको किसी वक्त जी जी एडमिरल साहब आवाज आ रही है। जी करने के उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। जी, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जो बात है उसके ऊपर तो मेरा ये शुरू से स्टैंस रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो बहरहाल ये खुलनी है और नॉर्मल ट्रैफिक के लिए इसको, बिकॉज इसलिए कि ये जो बैनुल अक़वामी कवानीन है उसके मुताबिक इसको ऐसा होना है। सिर्फ इसमें जो पॉइंट ईरान का है वो उनकी जो मुल्की सालमियत के हवाले से है कि ट्रेड के लिए तो वो खोलने को तैयार है। और उन्होंने अभी जैसे ब्रिक्स में आपने देखा होगा कि ब्रिक्स के बाद जो फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची साहब ने वहां बयान दिया, उन्होंने तो ये कहा कि ये खुली हुई है हमारी तरफ से, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुली हुई है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो हमारे मुल्की सालमियत के खिलाफ काम करेंगे। तो ये इस हवाले से भी तो आप उन्होंने क्या किया कि अपना एक लॉ पास करके और उन्होंने उसके ऊपर एक अथॉरिटी बना दी है जिसके अंदर अब ये है कि वो इस तरह का एक मैकेनिज्म बना रहे हैं जिसके अंदर वो तिजारत के हवाले से तो होगी, लेकिन ये जरूर होगा कि हर मुल्क को उससे गुजरते हुए वहां से अपने आप को एक क्लियरेंस लेना पड़ेगी। लेकिन मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें ईज आउट हो जाएंगी और ये जो फी वाला मसला है ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। वो इसलिए वो ये करने की कोशिश कर रहे थे कि जो वार रेपरेशन चार्जेस हैं या उनके अनफ्रोज उनके जो एसेट्स को अनफ्रीज करना है या इनके ऊपर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उन सब के अगेंस्ट इन्होंने ये एक बार्गेनिंग चिप रखी थी कि अगर आपने वो नहीं करना तो फिर हम यहाँ से फी लेंगे। तो मेरे ख्याल में उस पर भी चूंकि उस तरह के इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि शायद एक परफॉर्मेंस बेस्ड एक सिस्टम डेवलप करेंगे कि जैसे जैसे ईरान उन चीज़ों को कंप्लाई करेगा तो साथ साथ उनकी जो एसेट्स हैं उनको वो अनफ्रीज करना शुरू कर देंगे। और स्टार्ट में उन्होंने कहा है कि तकरीबन 24% जो है उनके अनफ्रीज करेंगे। तो अब तक की सूरत हाल तो तकरीबन ये है और मेरे ख्याल में बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं और वी आर प्रीटी होपफुल कि इंशाल्लाह ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि ये प्रोसेस अब थोड़ा लंबा चलेगा। बिल्कुल सही है। मैं डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो सूरत हाल जिसमें पाकिस्तान का किरदार मोहसिन नकवी साहब हम देख रहे हैं कि वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं, एक हफ्ते में 2 उनके विजिट, इसी हवाले से किस तनाजुर में सारी सूरत हाल को देख रहे हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया उसामा आपका और अहमद सईद साहब का, मियां सनाउल्लाह साहब, आप सबको सलाम, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को। देखिए, पाकिस्तान की पोजीशन तो बड़ी सेंसिटिव है। सेंसिटिव इसलिए है कि अगर ईरान का कोई मसला ख़राब होता है तो आपका एक और बॉर्डर डिस्टेबलाइज होता है। दूसरी तरफ मिडल ईस्ट में आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी दाव पे लगी हुई है। आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं माशी तौर पे सऊदी अरब के साथ, कतर के साथ, बाकी ममालिक के साथ। हमें पता है कि तकरीबन 5.5 मिलियन पाकिस्तानीज रहते हैं वहाँ पे और जो आपके रेमिटेंसेज आते हैं उसका 50% वहीं से आता है। तो मेरा ख्याल है इस हवाले से पाकिस्तान के ये स्ट्रेटेजिक मफादात के अंदर है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी पैदा हो। लेकिन मैं थोड़ा सा पेसिमिस्ट हूँ इस सूरत हाल से। एडमिरल साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई मैं उनसे एग्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये स्ट्रक्चरल एनिमिटी नज़र आती है अमेरिका और ईरान के दरमियान में। जो एक स्ट्रक्चरल कंट्रोल था ना अमेरिका का, उसको ईरान ने 1979 में तोड़ दिया। ये कोई पहली जंग नहीं है। ईरान इराक जंग रही, हैवी सैंक्शंस रहे, उनकी पर्सनालिटीज़ को टारगेट किया गया। तो ये सिलसिला गालिबन चलेगा, या तो दोनों में से, या तो अमेरिका की पावर यहाँ पे बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए इस एरिया के अंदर और सिर्फ वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक रहे, या फिर ईरान अपने अंदर तब्दीलियां लेकर आए। अच्छा, वैसे हम ये बात करते हैं कि इस वॉर के बाद जो मिडल ईस्ट है वो नहीं रहा, इनफैक्ट नहीं रहा। अमेरिका की जो पावर कैपेबिलिटी की जो क्रेडिबिलिटी है वो भी नहीं रही, लेकिन अंदरूनी तौर पे ईरान भी वो नहीं रहा। फ्रैंकली स्पीकिंग, ईरान के बारे में जो अब मैं मालूमात ले रहा हूँ तो वहाँ पे बहुत सारी अब तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। गालिबन जो एक इस्लामिक कलर था उससे ज्यादा अब नेशनलिज्म का कलर नजर आ रहा है।
और ये वक्त की गालिबन वो ज़रूरत भी समझ रहे हैं। और यही वजह है कि तेहरान की सड़कों पे बड़ी आज़ादी भी नज़र आ रही है। तो मेरा ख्याल है कि इस वॉर ने बहुत कुछ तब्दील कर दिया है और हर चैलेंज के पीछे एक अपॉर्चुनिटी है जिसे पाकिस्तान बड़ी खूबसूरती के साथ उसे हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चैलेंजेस भी बढ़े। मैं पाकिस्तान को इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ कि कम से कम इस वॉर को उन्होंने मैनेज किया है। ये कॉन्फ्लिक्ट भरपूर रिजॉल्व तो नहीं होगा, बिकॉज JCPO टाइप इतने हैवी नेगोशिएशंस के बाद 20 महीने की एफर्ट्स के बाद इतना कंप्रीहेंसिव एक प्लान आया। ईरान ने कोई 80 मन यूरेनियम इनरिच यूरेनियम रशिया के हवाले किया था कैस्पियन के थ्रू। उसके बावजूद अगर ये एंटागोनिज्म खत्म नहीं हुई और जो बाइडन उसे रिवर्स नहीं कर पाए उस एग्रीमेंट को, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये आगे आने वाले दिनों में ये मजीद आगे कोई मामला सीधा होगा। एनिमिटी रहेगी जब तक कि स्ट्रक्चर तब्दील नहीं होता। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं सर थोड़ा सा मियां सनाउल्लाह साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मौखर हुई है, इसको सर किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे? ये भी एक देखा जाए तो पॉजिटिव ना रुख है कि जी वेट कर लिया जाए और राइट डिसीजन का। अब जिस तरह ना मुनव्वर हुसैन साहब ने बात की है, मैं उनसे बहुत हद तक ना एग्रीएबल हूँ, लेकिन वो जब बात करते हैं कि नेशनल ईरान भी चेंज हुआ है, ईरान डेफिनेटली चेंज हुआ है कि उसकी लीडरशिप जो थी इतने सालों से वो चली गई। उसके बाद जो इन लाइन थी, इन पाइपलाइन थी, वो भी चली गई। और उसके बाद जो अब नई लीडरशिप आई है वो इस वक्त संभलते संभलते उसको टाइम लगेगा और वो अब न एक इंडिविजुअल वहाँ फैसला नहीं कर पाएगा जिस तरह अयतुल्ला खामिनी साहब करते रहे हैं। और वो फिर वो चेंज उस हद तक तो आती नजर आती है। अभी जो नेशनलिस्ट का कलर है ये आपने उसमें भी देखा था, वो इनिशियल ईयर्स थे इराक की जंग में या उसके बाद भी, लेकिन ये मेरे ख्याल जब तक कन्फ्रंट्रेशन अलाइव है उस वक्त आपको नजर आ रिकोर्स होगा जो उधर इंटरनल डिफरेंसेस हैं। और अगर वो ज्यादा सख्ती लाती है नई रजीम, नई गवर्नमेंट, नई पर्सनालिटीज, तो उसका रिएक्शन होगा। तो वो उस लिहाज से ईरान जो अब उभरा है स्ट्रॉन्ग पिलर के तौर पे, एक रेजिस्टेंस का सिंबल बन के, वो उसको अपने पीछे अपनी अवाम को खड़ा हुआ नहीं इतनी यूनाइटेड तरीके से इन फ्यूचर नहीं देख पाएगा, इसलिए वो थोड़ा बहुत उसको लचक देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि जी आप ना, लोग तो कह रहे हैं कि इस वक्त ना ट्रंप साहब एंड गेम की तरफ ना अपना वो एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको फिर प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि जी शायद विक्ट्री हो, राइट डिसीजन हो। ये सिलसिले चलते रहेंगे। आउटलाइन जो एग्रीमेंट शायद साइन हो जाए 6-7 डेज में और उसके बाद 30 डेज की फेज भी बन जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, आपने उसका जिक्र किया, मैंने इजराइल का नाम नहीं लिया था, आपने उस फैक्टर का बात की और उसके बाद प्रॉक्सीज की बात है, उसके बाद न्यूक्लियर फाइल्स की बात है। वो इतना इजी नहीं है, उस पर अभी तक वो डटे हुए हैं। आपने है ना जिस तरह के पत्थर पे लिखा हुआ चीजें हैं या कोई वही आई हुई है कि ये चेंज नहीं हो सकता, उन्होंने अपने स्टांसेस को इतना सख्त किया हुआ है दोनों साइड्स पे। और जब तक ये नहीं मेंटालिटी आएगी कि ये आगे हमने बढ़ना है, हमने राइट डिसीजंस नहीं लेने, वो डिसीजन लेने हैं जो इलाके के लिए ठीक होंगे। बाकी ये आबनाए हुर्मुज़ ये नहीं चाहेगा, ईरान नहीं चाहेगा कि इसका कंट्रोल मैनेजमेंट जो है वो वीकन हो, लेकिन इसके लिए बहुत मुश्किल होगा। और इसका जो वार है ना का था कॉस्ट लेने का, डैमेजेस का, अनफ्रीज का, तो वो लिजिटिमेटली है, लेकिन वार का जो रेपरेशन है वो तो मुश्किल से उसको मिलेंगे। वो इसी से हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टॉल कैसे ना जस्टिफाई करेंगे, मुझे तो इंटरनेशनल लॉ में उसकी ना मिसाल नहीं मिलती। मोत्रियो है ना एक वो कन्वेंशन है जो है ना ब्लैक सी को बास्फोरस के साथ मिलाता है,
पहले से उधर डिसीजन है। टर्की इनोसेंट पैसेजेस तो जाने देता है, उसके बाद वॉर की उसके परमिशन लेते हैं या उसको इन्फॉर्म कर दिया जाता है 15 दिन पहले। और वहाँ टोल टैक्स नहीं है, वहाँ चार्जेस हैं, फीस हैं, सर्विसेज की, क्लीनलीनेस की, मेंटेनेंस की, दैट काइंड ऑफ थिंग। ये शायद हो सकता है एक ना तरीका वारदात बन जाए। अदरवाइज तो इन लोगों को वो अगर अपना ट्रस्ट बिल्ड अप करना होगा, उसको कनेक्ट करना होगा। अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो फिर बस वो एलिफेंट इन द रूम इजराइल रह जाता है और इनकी प्रॉक्सीज रह जाती हैं। किसी सूरत ईरान नहीं चाहेगा कि उसकी प्रॉक्सीज से ना अबैंडन हो जाए, उन पे ना ज्यादा है या उनको नुकसान पहुंचे। उसके लिए वो भी अपने इन्फ्लुएंस को कर्टेल करने का वजह बनेगी। कोई ना जिस तरह कबूतर के पर काट दिए जाते हैं और वो उड़ नहीं सकता, यही हालत उसके प्रॉक्सीज हूतीस और है ना हमास और है ना इसमें गाजा में भी है ना जो लोग हैं उनको अगर वो दबा देते हैं तो फिर इसके पास तो मिसाइल की है ना, इसके अलावा ड्रोन्स के अलावा और क्या रह जाता है? कुछ नहीं रहता। और ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि इसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा इसकी ताकत, जो पावर प्रोजेक्शन है उस पे। और है ना फिर वो ये पावरफुल विंग के तौर पे जो अमर्जिंग अलायंसेस हो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग हो रही है गल्फ में, उसमें फिर ये इतना रेलिवेंट नहीं रहता। बिल्कुल सही है। एडमिरल साहब ये बताइएगा कि ईरान ने ड्रोन की जो पैदावार है उसके अमल को दोबारा से बहाल किया है, क्या समझते हैं आप? मैसेज देना चाह रहे हैं तवील अगर जंग होती है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, या सिर्फ दिफाई तौर पे जो है वो आप कह लीजिए कि एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की जा रही है? आप इससे पहले साहब अगर इजाजत दें तो जो मियां साहब ने बात की जी मॉन्टियो कन्वेंशन की, तो उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूं। बिल्कुल ये ठीक है कि 1936 में ये मॉन्टियो जो कन्वेंशन है ये टर्की और ग्रुप ऑफ नेशंस के दरमियान हुआ था, जिसमें यूके है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह की तकरीबन 7-8 मुल्क हैं जिन्होंने किया था। उसमें बेसलाइन यही थी कि उसमें जो शिप्स अभी ब्लैक सी में जाते हैं मेडिटेरेनियन की तरफ से, उनमें जो तजारती जहाज हैं उनके ऊपर उनको कोई इतराज नहीं है, वो जाएं जैसे भी जाना चाहते हैं। उसमें इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि जो यूएन क्लॉज 82 है उसके मुताबिक सिर्फ मेंटेनेंस फीस जो है ना उनसे ली जाती है, और जो बहुत ही कम होती है। दूसरी चीज है उनकी सॉवरेनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो जंगी जहाज हैं वो अगर जाते हैं तो उसके बारे में उनका एक नोटिफिकेशन होता है कि वो तकरीबन 15 से 20 दिन पहले उनको देना होता है। साथ ही साथ उनको तमाम आर्मामेंट जो होते हैं वो डिक्लेयर करने होते हैं, उनके पास कितने हैं, और पर्पस ऑफ गोइंग देयर इज ऑल्सो वो भी बताना पड़ता है। और उसके साथ उनको 15 से 20 दिन के अंदर फिर वापस भी निकलना होता है। तो ये वो सारी चीजें जिसकी वजह से टर्की ने उसके बाद से चूंकि डार्डेनल्स पे ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अटैक हुआ था, तो उसके हवाले से ये फिर आगे मॉन्टियो जो है ये किया गया। आपने सर सही फरमाया कि इसी तरह कि यहाँ पे एक बैनुल अक़वामी सालसी के साथ मेरे ख्याल में कोई मैकेनिज्म डेवलप होगा और वही चीजें तकरीबन रेप्लिकेट होंगी यहाँ पे आने वाले दिनों में। तो ये मैं उसको एक को रिलेट कर दूं, मैंने कहा। दूसरी तरफ आपने कहा कि अभी जो ड्रोन्स की पैदावार की जो बात हुई, अगरचे अमेरिका ये बात जरूर करता है, प्रेसिडेंट ने कहा कि जी हमने उनकी जमीनी फोर्स को खत्म, जो उनके मिसाइल फोर्स है वो खत्म कर दी, हमने उनकी एयरफोर्स खत्म कर दी, हम उनके नेवी खत्म कर दी। तो भाई अगर ये सारा खत्म कर दिए तो आप आगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो ना, सीधी सी बात है। तो कहने की बात है कि उनका जो बेसिक रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से, वो तमाम का तमाम इंटैक्ट है, जिसके अंदर उनके माइंस हैं, जिनके अंदर टॉर्पीडोज लॉन्च करने की उनकी सबमरीन्स की पूरी एक फोर्स है, जो तकरीबन 28 के करीब उनकी सबमरीन्स हैं। फिर इनकी स्मॉल बोट्स हैं, इसके फिर जो मिसाइल्स हैं उन्होंने जो लगाए हुए हैं लैंड के ऊपर, ये तमाम चीज़ें इंटैक्ट हैं। तो उस हवाले से तो अभी जो ड्रोन्स की आपने कहा कि उन्होंने पैदावार को बढ़ा लिया है, तो वो मेरे ख्याल में तो उन्होंने अपनी जो सप्लाई लाइन है उनको रिकूप किया है। तो अब वो दोबारा अपने तौर पे, अगर आप समझ, ये बात पहले भी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है ना ये
अमेरिकन प्रेसिडेंट को बता चुकी हैं कि हमारी सप्लाई लाइन जो रिकूप, जो उनके जितने एंटी मिसाइल सिस्टम्स हैं जो उन्होंने खर्च कर दिए 50% के करीब और 60% के करीब, तो जबकि दूसरी तरफ जो ईरान की जो प्रोडक्शन लाइन है वो बहुत कमाल की है और उन्होंने बड़े तरीके से उसको रखा हुआ है, तो उन्होंने रिकूप कर लिए हैं और वो आगे 6 से 8 महीने की अगर वॉर होती है तो उनके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक से वापस आएंगे, इस पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मियाँ साहब, इजराइल की जानिब से ज़ाहिर है वो खामोश तो नहीं बैठेगा और ये नज़र भी आ रहा है कि जंग शुरू करवाने में भी बड़ा अहम किरदार जो है वो इजराइल का है। तो अब जबकि मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं और नज़र भी यही आ रहा है कि दोनों ममालिक भी मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, तो इजराइल की तरफ से क्या रिएक्शन आ सकता है? आप इस सिलसिले में सोचिए कि उनकी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई है ट्रंप साहब के साथ, नेतन्याहू की, और उससे पहले भी वो इन टच रहे हैं और बयानात उसकी तरफ से भी आते हैं, एक तरफा बयानात आते रहे प्रेसिडेंट की तरफ से। उसने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं ना उनसे हर चीज़ मनवा लूंगा और हम ऑन वन पेज हैं। लेकिन ये कहना आसान है लेकिन मुश्किल है अमल करते वक्त, क्योंकि इजराइल का तो मकसद ही ये है कि वो एक इमर्ज करे, एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर। अगर अमेरिका हटता है, उससे थोड़ा बहुत भी हटता है और स्पेस दे देता है ईरान को, और अभी ईरान की तरफ से जो ड्रोन्स हमले हुए हैं, अगरचे उसने क्लेम किया कि वो अगेंस्ट मुस्लिम कंट्रीज के नहीं हुए बल्कि वो बहरी अड्डों पे हुए हैं जहाँ से उन पे दागे गए थे, जहाज गए थे या मिसाइल फेंके गए थे या ड्रोन्स फेंके गए थे। तो ऐसा वो ना सऊदी अरेबिया के खिलाफ है, ना कतर के खिलाफ है, ना यूएई के खिलाफ है। ये बात बहुत साइकोलॉजिकल ना हार्मफुल हो गई है, ये उनकी साइकी में दाखिल हो चुकी है, जो कि पहले ही उनके रिलेशनशिप हिस्टोरिकली इतने अच्छे नहीं रहे, और ना उसके आपको वो जैसे कहते हैं सॉफ्ट ग्लव्स ऑन आयरन हैंड, वो आयरन हैंड उनकी हिस्टोरिकल इश्यूज हैं। तो वो डिप्लोमेसी के लिए वो आपस में जो ईरान और सऊदी अरेबिया की वो एग्रीमेंट करवा दिया था चीन ने, वो अभी तक इंटैक्ट है, लेकिन वो सती चीज़ें हैं, वो इकोनॉमिक चीज़ें हैं। जब हिस्ट्री आती है, जब ना स्टेट पे आता है, हॉट होता है मैटर, उस वक्त पता चलता है मटेरियल है क्या चीज़, कितनी की सख्ती संभाल सकता है, कितनी की हिट ले सकता है। तो ये ईरान के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। और सऊदी अरेबिया तो अपना पाकिस्तान, टर्की, कतर के साथ मिला के कुछ अंडरस्टैंडिंग कर लेगा, लेकिन जब ना ईयू और ना इजराइल और अमेरिका और या दूसरे और कंट्रीज जो प्रो ना इजराइल हैं, वो अगर बीच में आते हैं तो फिर ना मेरा नहीं ख्याल कि ये इजराइल है ना चाहेगा कि ईरान को कोई स्पेस एक्स्ट्रा मिले, इसलिए वो शैतानी पे हर सूरत मौजूद रहेगा। और अगर ये न्यूक्लियर फाइल उसकी सेटिस्फैक्शन के मुताबिक, वो तो कंप्लीट चाहता है ना कि ये कोई जीरो टॉलरेंस हो और उसके इनरिचमेंट की, और सारा जो इनरिच्ड मटेरियल है उनसे ले लिया जाए जो 60% है, यानी उनको जो हक एनपीटी देता है और ये देता है वो भी ना हो। वो तो इस पे भी राजी नहीं हो, जो कि काफी है। ओबामा को ना एक्सेप्टेबल थी, दूसरे लोगों को एक्सेप्टेबल थी, सारे कंट्रीज को एक्सेप्टेबल थी, तो वो नहीं, तो वो शरारत जरूर करेगा। और इसलिए मैंने पहले कहा कि ये खित्ता ये ना समझें कि ये एग्रीमेंट हो गया तो सुकून की हम नींद में लेंगे, या हमारे जैसे कंट्रीज को प्रॉब्लम नहीं होगी जिनकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और सारी सप्लाई लाइंस इधर से आती जाती हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। एडमिरल साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अमरीकी मीडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरान की जो फौजी बहाली है वो तवक्को से ज़्यादा तेज़ है। कोई दूसरे ममालिक भी सर इस पर मदद कर रहे हैं ईरान की? चले खुल के चीन या रूस की बात कर लें।
जी, मेरे ख्याल में तो इसके ऊपर एक्सेप्टेंस ऑलरेडी रशिया की तरफ से आ चुकी है कि हमारे उनके साथ जो दिफाई मुआहदे हैं उसके हिसाब से हम उनकी मदद कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो एक है अपनी जगह एक मुस्तनद बात है कि उनकी जो जितनी भी बैक एंड पे सप्लाई लाइन है ड्रोन्स के हवाले से, मिसाइल्स के हवाले से या इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से, मेरे ख्याल में उसमें रशिया बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि मेरे ख्याल में जब ग्लोबल लेवल पे, जियोपॉलिटिकल लेवल पे इसको देखेंगे आप, तो जो कुछ यूक्रेन में उनके साथ अमेरिका और यूरोप की तरफ से किया गया और अभी तक हो रहा है, तो वो इस जगह पे उनको उन्होंने एक किस्म का आप ये कह लें कि एक चेकमेट दिया है ताकि बैलेंस ऑफ पावर हो जाए और आपस में जो गुफ्तो शनीद है उसमें जो यूक्रेन का मसला है उसके ऊपर भी कुछ बेहतरी आ सके। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, ये जो ईरान का मुतालबा है बहरी कज़ाकों के खात्मे का, ये कौन से वाक़यात हैं, कौन से कज़ाक हैं? वो अमेरिकन को कज़ाक कहते हैं क्योंकि उन्होंने ब्लॉकेड किया हुआ है। उन्होंने 2-3 उनके वेसल्स को कैप्चर कर लिया था। पाकिस्तान की मीडिएशन के बाद उनके तकरीबन मेरा ख्याल है 20 जो अराकीन हैं उन्हें ईरान वापस पहुंचाया गया। उसमें 11 पाकिस्तान के क्रू मेंबर भी थे। तो वो उस हवाले से कहते हैं कि ये कज़ाक है। दूसरी यहाँ पे गुफ्तगू हो रही थी। देखिए, मैं इस जंग में ना ईरान को ज़्यादा कसूरवार नहीं समझता। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की इनफैक्ट, और ये जंग एन बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक भी नहीं है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ईरान ने पहले भी, जैसे मैंने जिक्र किया, JCPOA के अंदर 80 जो मन इनरिच्ड यूरेनियम थी वो मुआहदे के तहत रशिया को उन्होंने हैंड ओवर कर दी थी। और जोनेथन पॉल जो कि सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं UK गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने वो जो पिछली दफ़ा ओमान मीडिएशन करवा रहा था या फैसिलिटेशन करवा रहा था उसमें वो मौजूद थे। और चंद घंटे पहले इस जंग से ईरान ने यूरेनियम को हैंडओवर करने की भी बात की। और जोनेथन पॉल कहते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ कि ईरान इस हद तक कंसेशन देने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद जंग मुसल्लत कर दी गई। अब चूंकि एक सिविलाइजेशनल करैक्टर है ईरान का और फिर एक नजरिया है, और नजरिए में याद रखें कि पर्सनैलिटीज मैटर नहीं करते। और ये मेरा हंच था और वो सही साबित हुआ कि ये जब हिजबुल्लाह में हसन नसरुल्लाह वगैरह एसिसिनेट हो गए थे, टारगेट हो गए थे, ये ख्याल किया जा रहा था कि हिजबुल्लाह कमज़ोर हो गई है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि हिजबुल्लाह कमज़ोर नहीं हो सकती। और ये हमास के केस के अंदर भी खुद यूरोपियन एनालिस्ट का ये कहना था कि जो आइडिया है उसे आप किल नहीं कर सकते, बल्कि प्लेटो ने कहा था कि आइडिया इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द रियलिटी। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ईरान का कसूर नहीं है और मोरली वो एक जस्टिफाइड पोजीशन के ऊपर हैं। अगर वो जिद करते हैं तो एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का प्रेशर है, और दूसरा बारहा उन्होंने चीज़ें देने के लिए तैयार रहे, लेकिन उसके बावजूद जंग उन पर मुसल्लत की। और वजह वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रक्चरल एनिमिटी। या तो ईरान अपने आप को तब्दील कर ले, इनका तसल्लुत या इनकी जो है जिसे हम स्ट्रक्चरल इंपीरियलिज्म कहते हैं उसे तस्लीम कर ले, या फिर अमेरिका की ताकत इस खित्ते के अंदर ख़त्म हो जाए। जहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मामला है, उस पर भी मैं ये समझता हूँ कि पहली जंग अजीम में तुर्की शिकस्त खा गया था, लेकिन बरतानिया ने एक मुआहदे के तहत जो डार्डिनल्स था और बासफोरस था वो तुर्की के हवाले किया, और तुर्की ने उसे बहुत अच्छा चलाया। तो मेरा ख्याल है अगर ईरान इस पर टोल नहीं लेता और सिर्फ सर्विसेज चार्जेस रख लेता है ओमान के साथ मिलके और फ्री नेविगेशन के लिए अलाउ करता है, तो मेरे ख्याल में इसमें भी कोई हर्ज नहीं है। उसका ऑलरेडी मॉडल हमारे पास मौजूद है। इस तरह से कम अज़ कम पीस एंड स्टेबिलिटी इस खत्ते में मेंटेन रहेगी। रशिया पे मैं ये बात करूंगा कि देखें, जो पावर्स होते हैं ना उनके आपस में ताल्लुकात हॉरिजेंटल होते हैं, और जो मिडिल रेंज पावर या स्मॉलर नेशन से उनके साथ वर्टिकल किस्म के ताल्लुकात होते हैं। जो स्ट्रक्चर है रिलेशनशिप का वो वर्टिकल होता है। अब जहाँ पे रशियंस मदद तो कर रहे हैं, चाइनीज मदद तो कर रहे हैं, लेकिन इसका एक और पहलू भी है। पहलू ये है कि चाइनीज ने वादा किया था कि वो CM-302 मिसाइल देंगे ईरान को, जिससे वो टारगेट कर सकते थे एयरक्राफ्ट कैरियर को। चाइनीज ने नहीं दिया। इसी तरह रशियंस ने गालिबन पैसे भी लिए हुए थे MiG-29 के। वो MiG-29 इनको बर वक्त नहीं दिए ईरानियों को, नहीं तो कम अज कम कुछ न कुछ वो अपना एयर डिफेंस कर रहे होते। तो ये जो बड़े पावर्स होते हैं इनके आपस में जो एक दूसरे के साथ बज़ाहिर जनरल कॉन्फ्लिक्ट तो होता है, लेकिन मुख्तलिफ इशूज़ पे स्पेसिफिक कोऑपरेशन भी आपको नजर आती है।
और वो कभी भी नहीं चाहते कि अगले पावर को इस हद तक जख्मी करें या दीवार के साथ लगाएं कि वहां से वो फिर ऐसा खतरनाक तरीके से रिटेलिएट करें। और उसकी मिसाल है वियतनाम वॉर। आपने देखा होगा वियतनाम में जो सोवियत था यूनियन, वो डायरेक्टली अमेरिका के खिलाफ लड़ने नहीं आया था। अफगानिस्तान में अमेरिका डायरेक्ट फॉर्मर सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने नहीं आए। तो वो कमज़ोर ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन इस हद तक भी नहीं करना चाहते कि पूरा जो निज़ाम है वो डिस्टेबलाइज हो जाए। तो यहाँ पे जो अनार्किक सिस्टम है, जहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कानून है ना, वहाँ पे सेल्फ हेल्प हमने मई 2025 में कारकर्दगी इसलिए अच्छी दिखाई थी कि हम ज़्यादातर अपने ऊपर हमारा इन्हिसार था। 1990 में जो सैंक्शंस लगे थे उसका वो नतीजा था। ईरान ने भी जो अब तक सर्वाइव किया है वो पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस की वजह से किया है। डिपेंडेंसी किसी पे भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, वो अच्छी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं धोखा दे जाती है। जी डॉक्टर साहब। जी, तो मेरा पॉइंट पूरा हो गया जी। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। एडमिरल साहब, थोड़ा सा हम बात करना चाह रहे हैं इस वक्त जो हमारी करंट सिचुएशन मुल्क की है, जिसके अंदर खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल, दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान की जानिब से, उसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ उसमें 23 दहशतगर्द हलाक हुए। सर, ये जो एक लहर दहशतगर्दी की दोबारा से आई, आप समझते हैं कि अफ़गानिस्तान को सही तरीके से मैसेज आ रहा है पाकिस्तान की जानिब से और भारत को भी खास कर कि अब नहीं चलेगा इस तरह से? जी बिल्कुल। ये तो देखें ग्लोबल लेवल पे इस वक्त देखें 2 कंट्रीज हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा जो फॉरेन डिग्नेटरीज की इन्फ्लक्स हो रही है। अगर आप देखें तो पहला है चाइना, जहाँ पे भी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जो फॉरेन कंट्रीज के हेड्स हैं वो जा रहे हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ ले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ भी बहुत सारे ममालिक को रुजू कर रहे हैं, जिसमें कि डिफेंस से रिलेटेड भी और इकनॉमिक कि जो हमारे आगे आने वाले दिनों में जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उसको भी इनकैश करने के लिए बहुत से ममालिक पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। तो उसमें जो अफ़गानिस्तान का इशू है, ज़ाहिर बात है कि अफ़गानिस्तान इस वक्त जो है वो जिन हाथों के अंदर वो खेल रहा है, जिस तरीके से वो चल रहा है, तो उसमें उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान का स्पेशली इलाका है उसको डिस्टेबलाइज करके रखें और इन अपॉर्चुनिटीज़ को पाकिस्तान के लिए जो है मटेरियलाइज ना होने दें। तो उस हवाले से जब से नए हमारे CDS साहब तशरीफ लाए तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि नाउ इट विल बी हार्ड स्टेट नॉट ओनली फॉर द क्रॉस द बॉर्डर्स या फॉर दोज हु आर आउटसाइड, इट विल बी हार्ड स्टेट फॉर दोज हु आर इनसाइड आल्सो। तो उसके बाद से जो सिलसिला चला है तो उसमें काफ़ी फ्लशिंग आउट की जा रही है और उस फ्लशिंग आउट के अंदर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा एक सिस्टमेटिक तरीके से जितने हमारे यहाँ अफगान पनागज़ीन थे जो बग़ैर किसी वीज़ा के और हमारे पास हैं, उनको बड़े तरीके से फ्लश आउट किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो है बॉर्डर्स को महफूज बनाने के लिए भी काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो मेरे ख्याल में तो ये बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज है फॉर ऑल दोज हु आर इनसाइड आउटसाइड, द थिंग्स विल बी चेंज नाउ and it will not be taken the way it used to be taken. So this is what I think. बिल्कुल ठीक है। मियां साहब, सर मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जो इनका खारजी सरगना जान मीर उर्फ तूर साकिब जो इसकी हलाकत हुई है, इसके बाद समझ रहे हैं कि आप अब जो नेटवर्क है इनका अफगान सरहद पर दहशतगर्दों का वो कमज़ोर हुआ है? देखिए, जो मुहिम अभी स्टार्ट की है इस तरह की हमने पहले भी की है और जब तक कहना हम मुहिम के पीछे खड़े हैं और सख्ती के साथ अपने ना जो अपने डिसीजन लिया है उसको इम्प्लीमेंट करते रहेंगे और एकदम यू टर्न नहीं लेंगे तो इसका असर होगा। और जो अभी उनको ज़रब लगी है इस दहशतगर्द के मरने की वजह से और कल जो लोग ना मर गए हैं वो और ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होगा। हमने माजी में जो देखा है कि पाकिस्तान ने बहुत गलतियां की हैं कि ये एक फ़ैसला किया हुआ था और जिस कुव्वत के साथ खड़े थे उसकी हमायत करते रहे थे। बाद में जब ख्याल था कि वो पावर में आ गए पाकिस्तान की सहूलत की कारी के साथ साथ जी, अगर वो नहीं आई, असिस्टेंट के साथ नहीं आए
तो फिर वो हम हक बजानब थे कि वो हमारा ख्याल कुछ करेंगे। अब उसके, मैं चूंकि लंबी बात हो जाएगी, उसके फैक्टर्स के पीछे नहीं जाना चाहता। कैपेबिलिटी है, आइडियोलॉजिकल एफिलिएशन है, या वो उनकी नीयत ही बयाना नहीं है। ये सारी चीज़ों को आप एक साइड पे रखें। उन्होंने जो फैसले किए थे कि ये दोहा में कई अपने सॉइल को यूज नहीं होने देंगे किसी के अंगेज, वो कहते हैं ये वादा हमने सिर्फ अमेरिका के साथ किया था। भाई दोहा को आप पाकिस्तान ने हेल्प की थी तो वो रिकंसिलिएशन का प्रोसेस वहां स्टार्ट हो। जहां तक रियासती इंटरेस्ट की बात होती है, इसमें कोई वो चीज नहीं है कि ये आपने नेबरहुड की वजह से, आपने ना उनके ना को रिलीजियस होने की वजह से आप सहूलत देने पे तैयार हो गए। अब वो बात खत्म है कि ये हम डेप्थ नहीं मांगते, हम तो एक नॉर्मल रिलेशनशिप मांगते हैं। अगर है ना आप उस पर काबू नहीं पा सकते तो पाकिस्तान को इजाजत दे दें। पाकिस्तान का राइट है, अगर कहीं से हिट होता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान भी जाएगा। दिस इज व्हाट एवरी अदर कंट्री इज डूइंग इट। इंडिया साला, जो इंडिया ने हम पे जो हमला किया उसने यही आर्गुमेंट यूज किया था। हालांकि वहां तो पहलगाम में हम इन्वॉल्व भी नहीं थे, कोई एग्रीमेंट वो उसको साबित सबूत भी नहीं दे पाया था। कोई ऐसी बात ही नहीं थी, वो तो फॉल्स फ्लैग ना ऑपरेशन था। अब वो पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, और यूएई के थ्रू दे रहे हैं या किसी और कंट्रीज के जरिए से दे रहे हैं, तो हमें उतना हक है। बाकी अफगानिस्तान दोस्ती रखना चाहता है उनके साथ, अपने रिलेशनशिप डीप रखना चाहता है, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ डैमेजिंग पाकिस्तान। अगर ये डिनाई करना चाहता है हमें ट्रांजिट थ्रू इट्स ओन टेरिटरी टू सेंट्रल एशिया, यस, वो उनका राइट है, कर लें वो, उस पर हमें कोई एतराज नहीं है। हम कुछ और रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन अब ये चीज एंड होनी चाहिए। ड्यूरेंट लाइन एक बॉर्डर है, उसको एक्सेप्ट होना चाहिए। और न अगर बफर कोई जगह बनानी है, एरिया बनाना है कि ये वो ट्राइब ऐसा है, डिवाइडेड है, जिसमें सेन एक तरफ है और फ्रंट का ना पोर्शन, बैकयार्ड एक दूसरी साइड पे है, चमन दूसरी साइड पे है, घर का सामना एक तरफ है, वो बैठ के बातचीत हो सकती है। उनको ईज ऑफ ना ट्रैवल का लाइसेंस देना है तो वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, ये नहीं होगा जिसका कारजाई साहब कहते थे और अभी तक तालिबान समझते हैं कि ये वो उसके तहत आए और कराची तक चला जाए अनचेक्ड, जो चीज लाना चाहते हैं ले आए, और जहां से भी वो आए ठीक है। इनएक्सेसिबल है ना बॉर्डर है, लेकिन उनकी भी तो कोशिश होनी चाहिए, और लाइकवाइज पाकिस्तान की तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए कि वो उनको डिस्टेबलाइज ना करे, रिजीम चेंज उधर की ना सोचे। जिस तरह की बातें हमारे मीडिया में कुछ नजर आई थी और हमारे कुछ लीडर्स ने कहा था, मैं समझता हूँ कि वो भी गलत बात है। बिल्कुल सही है। डॉक्टर मुनव्वर साहब, ये बताइएगा कि हम जब बात करते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के तनाजुर में कि भारतीय सरपरस्ती, या हम कहते हैं कि फितना ख्वारिज, और हम फिर कहते हैं कि भारत और अफगानिस्तान इसमें इन्वॉल्व है, हमारे पास कुछ शवाहिद भी तो होंगे। हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जो हमें यूटिलाइज करने चाहिए? देखिए, इसको एक तो आप सिस्टेमिक लेवल से देख सकते हैं ना। सिस्टेमिक लेवल से यहाँ पे चूंकि मल्टीपोलैरिटी एमर्ज कर रही है, जिसे मैं ट्राइपोलर वर्ल्ड कहता हूँ, उसमें नंबर 1 पावर जो है वो उभरने वाली दूसरी जो नंबर 2 पे पावर है उसको मजीद उभरने नहीं देना चाहता, तो लिहाजा क्योस उसको फेवर करता है। और यही वजह है कि जोनेथन पॉल की जो ईमेल, इसकी सॉरी जैक सलिवन की जो ईमेल थी हिलरी क्लिंटन को, जिसमें उन्होंने तस्लीम किया कि अलकायदा उनका एसेट है। फिर शहरवानी खातून ने, उन्होंने कैरेडल के अंदर एक स्टोरी पब्लिश की और उन्होंने बताया किस तरह से ये दाइश जो है इसको एयर लिफ्टिंग किया गया सीरिया से अफगानिस्तान के अंदर। फिर सगार की रिपोर्ट थी कि $7.2 बिलियन के हथियार वहाँ पे क्यों छोड़े गए। और रिसेंटली वो क्या नाम है उनका, डायरेक्टर थे टेररिज्म विंग के, नाम मेरे जहन से निकल रहा है उनका,
सही। उन्होंने रिजाइन करने के बाद उन्होंने जितने भी इंटरव्यूज दिए उन्होंने कहा कि स्टिल अलकायदा और दाइश को हमारी तरफ से सुपरविजन जारी है। तो इसका मतलब ये कि क्यास जो है वो ज़रूरी है इस रीजन के अंदर। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जो पोल ए है उसमें इंडिया, इजराइल, अब अफगानिस्तान, यूएई और यहाँ तक कि ग्रीस और सोमालीलैंड, ये उसके डिक्लेयर्ड पार्टनर्स हैं। तो इनकी आपस में कोलाबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन रहती है। फिर ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल रमेश पवार हैं, उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं टेररिस्ट नेटवर्क को इन अफगानिस्तान, और इजराइल उनको टेक्नोलॉजिकल हेल्प दे रहा है ताकि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी लाएं और ईरान को भी टारगेट करें। अब आप ये देखिए ना कि इस वक्त जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर है, इनफैक्ट उसने एक रास्ता दिया है चाइना को उभरने का, रशिया को रीएमर्ज करने का। उसमें दो बड़े वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट हैं। एक वेरिएबल है सस्ती एनर्जी का जो कि गल्फ के अंदर है, और दूसरा जो है वो चाइनीज इंडस्ट्री है जो कि हब ऑफ प्रोडक्शन है इस वक्त दुनिया की। इन दोनों का आपस में रब्त है और इस रब्त को तोड़ना है क्यास के जरिए से। यही वजह है कि ईरान जंग भी चली, और यही वजह है कि अफगानिस्तान के अंदर भी आपको क्यास नजर आ रहा है। तो लिहाजा ये क्यास चलता रहेगा, लेकिन जो हमने गजबुल हक ऑपरेशन किया उससे कम अज कम इनकी कमर तोड़ दी। और न फकत कमर तोड़ी, यहाँ पे जो एम्बेसडर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की, मैं उनसे एग्री करता हूँ। हमने किसी हद तक अपनी पॉलिसी से जरा स्पेस दिया इंडिया को कि वहां पे जाके स्पेस लेने, अदरवाइज उनका स्पेस नहीं था अफगानिस्तान में। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें टेररिस्ट जो नेटवर्क है जो डिसएग्री करते हैं या जो उनके साथ सपोर्ट उनको देते हैं उनको तो टारगेट करना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान को कम से कम अपने साथ दोबारा री इंगेज करने की जरूरत है। उसमें आप बायलैटरल लेवल पे भी आपने एफर्ट्स डाली हैं, रीजनल लेवल पे भी डाली हैं। उसमें कंसिस्टेंसी की जरूरत है ताकि इस स्पेस को फिल किया जाए, और जो अपने दुश्मन ममालिक हैं उनको कम से कम इजाजत न दी जाए कि यहाँ पे आकर बैठकर पाकिस्तान के अंदर क्यास पैदा। बिल्कुल सही सर। बिकॉज अगर क्यास रहेगा तो कनेक्टिविटी का जो प्रोजेक्ट है वो तो डिस्टर्ब रहेगा, जो पाकिस्तान का एक अहम स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है जिससे पाकिस्तान और खित्ते के अंदर खुशहाली आएगी। तो मेरा ख्याल है इसमें हमें थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा रिव्यू करने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे क्लोजिंग पे जाना है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वाइस एडमिरल साहब मौजूद थे, मियां हसनउल्लाह साहब मौजूद थे, डॉक्टर मुनव्वर साहब मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।